प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं संदीप खरे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। और अध्याय 1 को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझने वाले हैं कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। और इसके पहले हमने अपचयन और उपचयन अभिक्रिया को समझा था, तो अब तो आपको उपचयन अभिक्रिया क्या है ये तो पता ही चल गया होगा। उपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव देखते हैं? उपचयन अभिक्रिया होती क्या है? जिसमें जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। तो इसके क्या-क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं हमारे दैनिक जीवन में? आइए समझते हैं। तो दैनिक जीवन में सबसे पहला जो उदाहरण हमें देखने को मिलता है, वो है संक्षारण। अब आप सोच रहे होंगे संक्षारण क्या है? देख लो, आप खुद देख लो संक्षारण होता क्या है? ये देखो, ये किसी भी पदार्थ पर जंग लग जाना संक्षारण कहलाता है। और जंग किस अभिक्रिया के दौरान आती है? जंग लगना उपचयन अभिक्रिया, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होना। आप देखो इस चेन पर जो साथ में नट के साथ कसी हुई है, इस पर देखो जंग लगी हुई है ना? तो ये जो है ये किसके कारण हुआ है? तो आंसर है उपचयन अभिक्रिया के कारण। संक्षारण हुआ होता क्या है? क्या प्रभाव देखें? संक्षारण में जो धातुएं होती हैं वो वायुमंडल में उपस्थित नमी आदि से क्रिया करती हैं, ठीक है? और क्रिया करने के बाद अपने ऊपर इस तरीके की परत बना लेती हैं। तो इससे क्या होता है? ये जो क्रिया है ये संक्षारण है। तो दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं? तो इसका पहला जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि प्रभाव कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमने लिखा कि प्रभाव जो हमें देखने को मिलता है, जो पहला प्रभाव है वो है संक्षारण। तो अब संक्षारण की यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख लेंगे हम। पहला प्रभाव है संक्षारण। अब संक्षारण होता क्या है? संक्षारण असल में लोहे पर जंग लगना, ठीक है? अब देखो, इसमें होता क्या है कि जो धातुएं होती हैं, संक्षारण की जो डेफिनेशन लिखना है वो क्या लिखोगे कि जो धातुएं होती हैं, जैसे यहाँ पे ये जो नट है, ये किसी धातु से मिलकर बना था, और लेकिन इसने आसपास की वायु और नमी से क्रिया करके खुद के ऊपर एक ऐसी अवांछनीय परत चढ़ा ली जिससे इसका कलर थोड़ा कत्था कलर का हो गया है, जिसे कहते हैं जंग लग गई है इसमें। अब आपको मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। धातुएं बिल्कुल शुद्ध होती हैं। देखो इस चित्र से समझो, ये जो चित्र है इसमें पहले धातु इस तरीके से रहती है, बहुत ही शुद्ध तरीके से। और उसके बाद जब जंग लगती है तो उसका कलर कुछ ऐसा हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे ना? तो यही तो संक्षारण हो गया। पहले शुद्ध धातु थी, अगर इसे बरसात के दिनों में या ठंड के मौसम में बाहर रख दिया है, ऐसे ही सालों तक कोई भी धातु या कोई भी ये चैन है ऐसे पड़ी हुई है, तो इस पर जंग लग जाएगी, है ना? और ये जो जंग लग गई है इस क्रिया को बोलते हैं संक्षारण। जंग क्यों लगी है? क्योंकि इसने आसपास की नमी और ऑक्सीजन से क्रिया कर ली है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। और ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाती है? उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें भी क्या हो गया? उपचयन अभिक्रिया के दौरान कौन आता है? संक्षारण। तो संक्षारण की डेफिनेशन आप लिखोगे कि जब धातुएं वायुमंडल की नमी और ऑक्सीजन इस तरीके से हमने लिखा, नमी और ऑक्सीजन से क्रिया करके अवांछनीय यौगिकों की परत चढ़ा लेती हैं। अवांछनीय का मतलब क्या होता है? जिसकी जरूरत नहीं थी, जो हमें चाहिए नहीं था, वो हमारे लिए अवांछनीय है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिया करके अवांछनीय यौगिकों की परत चढ़ा लेती हैं, या अवांछनीय पदार्थ की परत चढ़ा लेती हैं। इस तरीके से हमने लिख लिया। तो इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं, ठीक है? ये हो गया। यहाँ पे उदाहरण हमने दे सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम क्या दे सकते हैं? लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, ये अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है कि संक्षारण क्या है, उदाहरण सहित समझाओ। लोहे में जंग लगना। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये भी हो सकता है यहाँ पे, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना। तो जो चांदी के आभूषण होते हैं, आपने देखा होगा जैसे पायल वगैरह, तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। तो वो किसके कारण होती है? संक्षारण के कारण, याद रखना। और ये जो तीसरा है, प्रभाव नंबर 1, ये है संक्षारण, जिसके अंतर्गत हम लोग उदाहरण दे रहे हैं। तो ये जो उदाहरण हो जाएंगे यहाँ पे हम लिख लेंगे कि ये उदाहरण है। पहला ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा जैसे कि तांबे के बर्तन पर हरे रंग की परत चढ़ जाना।
तो हम यहाँ पे वही लिख लेते हैं। तो ये सब जो होता है ये ऑक्सीजन में वृद्धि के साथ, जैसे लोहे में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और नमी वगैरह से क्रिया करके वो जंग का निर्माण करता है। चांदी के जो आभूषण होते हैं उनमें काले रंग की परत दिखाई देती है। तांबे के जो बर्तन होते हैं उन हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये दैनिक जीवन में देखा जाने वाला उपचयन अभिक्रिया से संबंधित एक महत्वपूर्ण और खास उदाहरण है। इसको आप याद रखोगे। ठीक है। अब इसके बाद और कौन सा उदाहरण हो सकता है, ये आपको और भी सोचना है। हालांकि इतना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, लेकिन साइंस में आप भी सोचते रहिए और क्या हो सकता है। यहाँ पे 3 उदाहरण हैं दैनिक जीवन में। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और है जहाँ हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि उसमें उपचयन अभिक्रिया हुई है, और वो है विकृत गंधिता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये विकृत गंधिता आखिर होती क्या है, तो आओ इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, कोई भी चीज विकृत हो जाना मतलब खराब हो जाना। क्या हो जाना? खराब। गंधिता मतलब उसमें से गंध भी आती है, खराब ही गंध आती है। तो जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, अगर उन्हें वायु में खुला छोड़ दें कुछ देर के लिए, तो उसमें भी ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है और वो पदार्थ खराब हो जाते हैं। तो याद रखो, विकृत मतलब खराब हो जाना और गंधिता मतलब गंध भी खराब आना। इसको हम ऐसे याद भी कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो खाने की वस्तुएं होती हैं, जैसे ये देखो ब्रेड है, इसको कुछ टाइम के लिए इस तरीके से वायु में खुला छोड़ दिया तो देखो ये खराब हो गया। देख पा रहे हैं आप चित्र में? तो ये जो है एक विकृत गंधिता का उदाहरण है। इसमें ब्रेड ने क्या किया है, आसपास की जो वायु है, आसपास की जो वायु है और नमी है उससे क्रिया कर ली है, और इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। और इसमें जो अभिक्रिया है वो कौन सी हो चुकी है? उपचयन अभिक्रिया। और उपचयन अभिक्रिया के कारण ये जो है खराब हो चुका है। तो ये दैनिक जीवन का एक उदाहरण है। और भी उदाहरण हो सकते हैं विकृत गंधिता के। ये देखो, खाने योग्य जो सेब फल था या नाशपाती है, तो जब इसे वायु में खुला छोड़ दिया तो ये भी देखो खराब हो गया है। तो इसमें क्या हो गई है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, और ऑक्सीजन की वृद्धि होने के कारण ये भी क्या हो गया है? खराब हो गया है। तो विकृत गंधिता का ये भी एक अच्छा उदाहरण हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फूड होता है, जो जिस टाइम पे बनता है उस टाइम पे तो वो सही रहता है, लेकिन कुछ देर के लिए यदि इसे वायु में छोड़ दिया जाए तो वो क्या होने लगता है? खराब होने लगता है। और इसे हम बोलते हैं कि वो विकृत हो गया है। क्या हो गया है? विकृत हो गया। इसी को, इस शब्दकोश को आप बढ़ाते जाइए, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ धीरे धीरे, कि विकृत हो गया है। तो ये जो है ऑक्सीजन की वृद्धि के जो है परिणाम है। पहला परिणाम क्या होता है? जंग जैसी क्रियाएं। ये ऑक्सीजन में वृद्धि होने के कारण होता है। ऑक्सीजन में वृद्धि हुई और मतलब कि कोई भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो वो क्या होने लगता है? खराब ही होने लगता है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी खराब हुआ है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भी खराब हुआ। लेकिन याद रखना कि शुद्ध धातुओं में जंग नहीं लगती है। ठीक है, स्टील में जंग नहीं लगती है। इसलिए जो घर की रेलिंग होती है, जो हम लोग बनवाते हैं, छतों की जो रेलिंग होती है, वो स्टील की क्यों बनवाते हैं? ताकि बरसात में भी वो नमी से क्रिया ना कर पाए और जो है उसमें जंग ना लगे। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए लोहे की ग्रिल से अच्छी स्टील की ग्रिल क्यों मानी जाती है? क्यों स्टील इतना महंगा है? क्योंकि वो मजबूत होने के साथ साथ उसमें जंग नहीं लगती। तो विकृत गंधिता जो है, इसको हम किस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन की, जो वसा युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं या तेल युक्त जो भोज्य पदार्थ होते हैं, मतलब खाने योग्य पदार्थ, तो उनमें क्या होता है कि वो वायु के संपर्क में जब भी आते हैं तो उनके स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, और इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो वही वही लिखना है जो अपन ने समझा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि वसा या तेल युक्त भोज्य पदार्थों को वायु के संपर्क में रखने पर उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। वही हमने समझा है ना, बिल्कुल वही लिखना है जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो उनके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाएगा, मतलब वो चीज़ खाने में भी हमें खट्टी लगेगी या फिर और अजीब सा स्वाद रहेगा, और उसकी गंध जो भी है वो भी हमें अच्छी नहीं लगेगी।
तो ये सब चीज़ें हम लोग उसको बोलते हैं कि भोजन सड़ गया है, अपनी भाषा में बोल देते हैं कि भोजन जो है सड़ चुका है। तो गर्मियों के दिनों में ये ज़्यादा होता है, गर्मियों के दिनों में सुबह बनी हुई सब्ज़ी शाम को जो है खराब स्वाद हो जाता है और वो सड़ सकती है, सड़ जाती ही है, अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो वो सड़ जाती है। तो ये जो है विकृत गंधिता का एक उदाहरण है। तो दैनिक जीवन में हम जो उपचयन अभिक्रिया को इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब उपचयन अभिक्रिया आप कभी भी नहीं भूलोगे, उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होना, और ऑक्सीजन की वृद्धि होने से जंग वगैरह लग जाती है, धातुएं जो हैं वो खराब हो जाती हैं, और साथ में होता क्या है कि जो भोज्य पदार्थ हैं वो भी खराब हो जाते हैं, इन्हें हम विकृत गंधिता कहते हैं। मतलब जो होता है कि चीज़ें खराब ही होती हैं, जो सही चीज़ें होती हैं, जो सही धातुएँ होती हैं, उससे जंग लग जाने के कारण वो ऐसी हो जाती हैं, ऐसी दिखाई देने लगती हैं। जो भोज्य पदार्थ होते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। तो ये जो है उपचयन अभिक्रिया के भयंकर परिणाम भी हो सकते हैं, ऑक्सीजन में वृद्धि होना। तो ऑक्सीजन में कहीं-कहीं हमें ऑक्सीजन से फ़ायदा भी होता है, लेकिन कहीं-कहीं जो है वो ऑक्सीजन खतरनाक भी होती है। तो ये जो है ऑक्सीकरण के कुछ उदाहरण हो गए हैं। जैसे हमने ब्रेड का भी एग्ज़ाम्पल लिया कि ये देखो ये ब्रेड जो है ये हम खाते हैं, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन में रखा दें, मतलब कि वायु में रख दें कुछ समय के लिए, तो ये देखो ये खराब होने लगता है। तो इसे बैड फूड बोलते हैं। तो ये ठीक है। तो अब क्या करना है कि इनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है अपने नोट्स में, और बढ़िया से नोट्स बनाते जाइए सभी बच्चे। नोट्स बनाएंगे तो रिवीजन टाइम में आपको काम में आएगा। और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी, ठीक है? और बोर्ड परीक्षा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। सभी वीडियोज़ यदि आप देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आई बटन पर चले जाना या यूट्यूब पर सीधा सर्च कर लेना फ्री ऑनलाइन कोचिंग, और उसमें आप जब प्लेलिस्ट चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी, या संदीप खरे साइंस भी आप लिख सकते हो, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।